जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। जी हाँ, आज मैं एक नई कहानी के साथ आपके साथ प्रस्तुत हो गया हूँ। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सारी स्टोरी, जो उनके जन्म से लेकर के उनकी आखिरी सांस तक जो उन्होंने टीचिंग का काम किया। एंड वो सारी चीज़ें जो भी उन्होंने साइंस के क्षेत्र में की। वो एक ह्यूमनिस्ट भी थे, वो एक फिलोसफर भी थे, और वो और भी बहुत कुछ थे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो उनकी जर्नी के बारे में आज इस वीडियो में जीरो से हीरो तक ले चलूँगा और देखूँगा कि किस तरीके से एक साधारण इंसान एक असाधारण इंसान बन सकता है। इस भारत भूमि ने कई सारे विद्वानों को पैदा किया है। इस भारत भूमि के पास फार्मूला है इस इंसान से भगवान बनने का, और वो फार्मूला एक महान व्यक्ति कैसे अप्लाई करता है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में जो है मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, उनके जन्म से लेकर के उनकी अंतिम सांस तक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि तमिल परिवार में एक हुआ था। इनका जन्म जो है तमिलनाडु के तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो है जैनुलाब्दीन था, एंड एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन था। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैनुलाब्दीन का मतलब होता है कि हमारे जो कश्मीर डायनेस्टी थी, कश्मीर डायनेस्टी में अगर आप इतिहास कश्मीर का देखोगे तो वहाँ पे एक राजा हुआ था जिसका नाम था जैनुलाब्दीन, और वो बहुत ही लिबरल राजा हुआ था। यदि आप कश्मीर की डायनेस्टी में पढ़ोगे तो 1400 तरफ एक राजा हुआ था जिसका नाम था जैनुलाब्दीन। तो बिल्कुल उन्हीं से अगर देखा जाए तो उनका ही नाम का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो जैनुलाब्दीन है उसमें मतलब यही है। तो फिलहाल ये जैनुलाब्दीन नाम का इतिहास हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की माँ का नाम था असियम्मा। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि एपीजे कलाम के जो विचार हैं, जो आप अक्सर सुनते होंगे कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, या कई सारे उनके जो थॉट हैं वो थॉट आखिर डेवलप कैसे हुए। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के जो थॉट होते हैं वो उसके लाइफ स्टाइल पर निर्भर करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी सीखता है तो ज़रूर उसकी प्रभाव जो है उसके पहले के जो उनके साथ व्यक्ति रहे होंगे उनका प्रभाव उनके थॉट पे ज़रूर पड़ता है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक कहानी दोस्तों कुछ स्टार्ट होती है इस तरीके से कि इनकी अर्ली एजुकेशन जो है वो ये जो है इनका जन्म रामेश्वरम में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, क्योंकि आज़ादी के पहले 1931 को 15 अक्टूबर 1931, जैसा कि आज का दिन ही है 15 अक्टूबर 1931, तो इसमें इनका जन्म हुआ था। जैनुलाब्दीन इनके पिताजी का नाम था, जो कि बचपन से जो कि पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी जो तालीम थी ना वो बड़ी बिस्माल इस बड़ी ही बेमिसाल थी। वो ईमानदार व्यक्ति थे और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, जिनका प्रभाव जो है बच्चे में भी पड़ा। यानी कि जो कलाम थे उनमें भी जो है अनुशासन एंड ईमानदारी आप देखते होगे। ये जो है उनको अपने पिताजी से मिली थी, जो कि विद्वान तो नहीं थे, लेकिन एक तरीके से वो जो है एक मंदिर में एक मस्जिद में जो है वहाँ के इमाम थे और तालीम देते थे। तो इस तरीके से उनके पिताजी का असर जो है कलाम की जीवन शैली पे भी पड़ा। वहीं पर उनकी माता का नाम था असियम्मा। असियम्मा जो हैं वो एक महिला थी जो जिन्होंने डॉक्टर कलाम को जो है विश्वास एंड करुणा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने ही कलाम को जो है रामायण और मोहम्मद साहब की जो कुरान है उसको भी पढ़ाया। तो आप देखिएगा कि रामायण और कुरान दोनों का जो मिश्रण है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर कहाँ से पड़ा, उनकी माँ से पड़ा। माँ से उनको जो है विश्वास एंड करुणा का जो गुण है वो उनको पुश्तैनी ही मिला। वहीं पे मैं बात करूं यदि जैनुलाब्दीन की, तो जैनुलाब्दीन उनके जो पिताजी थे उनसे उनको ईमानदारी, अनुशासन एंड आडंबरहीन, आप देखिएगा डॉक्टर जो कलाम जी हैं वो कभी भी ढोंग फरेब में विश्वास नहीं करते हैं। इसके बारे में चर्चा मैं आगे करूंगा। तो ये जो है उनको जैनुलाब्दीन यानी कि उनके पिताजी से मिला, जो कि आडंबर के सख्त विरोधी थे। वहीं पे अगर बात की जाए तो जैनुलाब्दीन यानी कि उनके जो पिताजी थे उनको उन्होंने जो है बचपन में कलाम को कई सारी बातें सिखाई थी। जैसे एक बात उसकी उनकी थी कि दुख या समस्या का कारण जानो, आत्मविश्लेषण करो। यानी कि जब भी कोई समस्या आए तो उससे भागना नहीं है, आपको उस समस्या को खड़े होकर के जानना है, समझना है और उसका इंट्रोस्पेक्शन करना है। यानी कि ये देखना है कि समस्या क्यों आई, उसका आत्मनिरीक्षण करो। ये बात डॉक्टर कलाम को उनके पिताजी ने बचपन में उनको सिखाई थी। इसी तरीके से देखिए किस तरीके से आप समझोगे कि डॉक्टर कलाम के थाट बनेंगे। उनके थाट कहीं नई जगह से नहीं आए, उनके थाट उनके पिताजी या उनके जितने भी आसपास के लोग होंगे उन्हीं से उनके थाट बनेंगे, जो थाट मैं लास्ट में चर्चा करूँगा। उन्होंने जो है
जब उनके पिताजी थे उनको बताया करते थे कि नमाज का मतलब ये नहीं होता है या ईश्वर को मानना ना मानना। जैसे जब अब्दुल कलाम जी जो थे उनका ये मतलब नहीं था। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि साइंस पढ़ने का मतलब है ईश्वर को त्याग देना। दरअसल कलाम इसके सख्त विरोधी थे। वो कहते थे कि साइंस जो है हमें ईश्वर से दूर नहीं ले जाती है, साइंस हमें ईश्वर के पास ले जाती है, क्योंकि ये साइंस, पूरी दुनिया जो है वो साइंस ही से बनी हुई है और साइंस का मतलब है कि ईश्वर को समझना। तो उनके लिए साइंस का मतलब ये था, साइंस का मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाना था, आध्यात्मिक जाना था, ना कि भगवान से दूर करना था। फिलहाल उनके जो है एक ठेकेदार थे जिनका नाम था जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन के साथ जो है उनकी बहन जोहरा की शादी हो जाती है। एंड वो जब जलालुद्दीन के साथ बैठते उठते हैं तो जलालुद्दीन जो कलाम जी के थे वो बहनोई थे। और जलालुद्दीन के साथ जलालुद्दीन हमेशा जो है उनको नाव में बैठालते थे और वहीं पे जो है समुद्र के किनारे रामेश्वरम में जो है मंदिर में जाया करते थे, कहीं मंदिर की परिक्रमा करते थे, उसी श्रद्धा के साथ जैसे वो मस्जिद जाया करते थे। ये जलालुद्दीन जो थे वो एक ठेकेदार थे। किसके? इनके पिताजी जो थे कलाम जी के, वो जलालुद्दीन के यहाँ पे जो है नाव वाव बनाने का काम हम किया करते थे। तो जलालुद्दीन जो है वो इनको कई सारी शिक्षाएं देते हैं, जैसे विदेश में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, या कोई लिटरेचर आया या कोई साहित्य आया या कोई खोज हुई, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है जलालुद्दीन ने डॉक्टर कलाम को जो है बचपन में सिखाई, 6-7 साल की उम्र में। इसी तरीके से एक दिन कलाम जो है समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस दिन देखा कि समुद्र का किनारा कितनी ज़ोर से हिलोरें ले रहा है। और उस दिन जो है कलाम जी ने देखा कि समुद्र जो है पूरा जो पानी है वो इतनी तेज़ से आता है कि सब कुछ डुबा करके चला जाता है। और वो पहला ऐसा मात्र दिन था जब कलाम देखते हैं कि समुद्र का तांडव कैसे मचता है। तो ये भी एक इफ़ेक्ट जो है कलाम जी पे पड़ा। वहीं पे अगर बात की जाए, जो जलालुद्दीन थे, जो कलाम जी के बहनोई थे, ये जो है एकमात्र ऐसे शख्स थे जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे लेकिन अंग्रेजी में पत्र लिखना जानते थे। और कलाम जी को जो है दुनियादारी की जानकारी जो है वो जलालुद्दीन इनके बहनोई ने ही उनको दी। और ये इनके लाइफ में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, आगे भी रहेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जलालुद्दीन जो है वो कलाम जी को आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उनके चचेरे भाई, देखिए कलाम जी का जन्म 1931 में हुआ था, उनके 9-10 साल बाद ही 1940 तरफ जो है द्वितीय वर्ल्ड वार चालू हो गया था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है रामेश्वरम में जो ट्रेन आती थी, उनके भाई एक थे, उनके चचेरे भाई थे, कलाम जी के एक चचेरे भाई थे जिनका नाम था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन जो है अखबार बेचने का काम करते थे। तो धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच जो है अखबार बेचने का काम किसका था? शमसुद्दीन, उनके चचेरे भाई का था। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया और वहाँ पे ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया और ट्रेन में जो अखबार आते थे वो वहीं पे फेंक के चले जाते थे। उसको बटोरो, फिर उसको पूरे वहाँ के जगह में फैलाओ। तो इसलिए शमसुद्दीन ने हायर किया डॉक्टर कलाम को, और यहाँ पे जो है कलाम जी वहाँ पे अखबार बेचने का काम करते हैं और ये उनकी पहली सैलरी थी जो उन्होंने कमाई थी अखबार बेच करके। आप समझ रहे हो ना? फिर आगे बढ़ते हैं। जब वो 5वीं कक्षा में प्रवेश किए तो उनके एक शिक्षक थे विज्ञान के जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। ये बात मैंने कहाँ से उठाई है? उनके इंटरव्यू से उठाई है। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि मेरा जो माइंड है वो सबसे पहले कहाँ से चेंज हुआ। तो उनके माइंड चेंज होने की बात है वो होती है शिव सुब्रमण्यम अय्यर। ये शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो सनातनी थे, ब्राह्मण थे, और लेकिन इनकी पत्नी जो थी वो रूढ़िवादी थी। मतलब एक बार जो है शिव सुब्रमण्यम अय्यर क्लास 5th में जो पढ़ाते थे इनको, डॉक्टर कलाम को, एक बार अपने यहाँ पे खाना खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन इनकी पत्नी जो है वो मुसलमान जान करके इनको बड़ा मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। लेकिन सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो इनसे कहते हैं कि प्रथाएं बदलने में समय लगता है, लेकिन मैं इस प्रथा को बदल दूंगा, और कलाम तुम निराश ना हो, अगली बार फिर खाने पे आना। और अगली बार जब ये खाने पे जाते हैं तो उनकी जो पत्नी जो रूढ़िवादी विचार की थी वो अगेन जो है खाना परोसती हैं कलाम को। और इस तरीके से एक सुब्रमण्यम जो अय्यर व्यक्ति थे कक्षा 5 में, उन्होंने जो है एक बार क्लास 5th की बात है, यही सुब्रमण्यम अय्यर टीचर उनको जो एक बार जो है पक्षी कैसे उड़ते हैं ये बता रहे थे, जहाँ से कलाम जी ने डिसाइड किया कि आगे चल के मुझे पक्षी की तरह ही उड़ना है, यानी कि हेलीकॉप्टर या मिसाइलें ही मुझे उड़ानी है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कलाम जी अपने क्षेत्र के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने जहाज़ों को उड़ाया, जिन्होंने मिसाइलों को उड़ाया। ये देखिए उनकी विचार कहाँ से बने, क्लास 5th से बने। उनके टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर। आगे बढ़ता जाए,
जब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध बंद हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, तो उनकी उम्र थी 15 साल। अब वो उनको जाना था रामनाथपुरम। रामनाथपुरम के स्क्वाड्स हाई स्कूल में उनको दाखिला मिला। उनको छोड़ने के लिए जलालुद्दीन और शमसुद्दीन उनको छोड़ने गए। और उसके बाद जो है उनका पिताजी ने कहा, देखिए छोड़ने जाने से पहले वो जो है एक बार मस्जिद भी गए थे अपने पिताजी के साथ। पिताजी ने वहाँ पे कहा था कि मैं देखिए आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए जो है आपको मैं जाने दे रहा हूँ, मैं मोह नहीं करता हूँ, मैं आपको बांधूंगा नहीं, आप आज़ाद हो, आप पढ़िए जा करके। अंत में जो है उनके पिताजी चाहते थे कि कलाम जी जो हैं वो कलेक्टर बने, बट यहाँ पे होता कुछ और है। ठीक है, फिर जब ये हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए स्क्वाड कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनको एक टीचर मिलते हैं जिनका नाम होता है अय्यादुरै सुलेमान। आपने कई बार सुना होगा अय्यादुरै सुलेमान। तो अय्यादुरै सुलेमान जो है उनको एक कोट देते हैं, एक थॉट देते हैं। क्या कहते हैं वो, देखिए बहुत ही एक अच्छे टीचर थे जो उन्होंने उनको ये सिखाया उनकी लाइफ में। मैं इनको बता क्यों रहा हूँ, इनको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें कि उनके विचार बनते कहाँ से हैं। तो अय्यादु सोलोमन जो थे, उन्होंने उनको सिखाया था कि किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: इच्छा, विश, आस्था, डिटर्मिनेशन, उम्मीद, होप। यानी कि यदि आपके पास इच्छा, आस्था और उम्मीद है तो आप किसी भी लक्ष्य को दुनिया में पा सकते हो, यदि आपके पास ये 3 चीज़ें होती हैं। यही चीज़ें जो हैं आगे चल के एक थाट में भी मिलेंगी आपको कलाम जी के। आगे बढ़ते हैं तो वहीं पे जो है स्क्वाड हाई स्कूल में एक दूसरे भी टीचर थे जिनका नाम था जो गणित के टीचर थे जिनका नाम था रामकृष्ण अय्यर। रामकृष्ण अय्यर जो गणित के टीचर थे, एक बार इनको जो है देख लेते हैं अपनी क्लास के बाहर और इनको बेंत मारते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो टेस्ट लेते हैं और उसमें जो है ये 100 नंबर लाते हैं, यानी कि फुल में फुल नंबर लगभग लाते हैं कलाम। तो वो कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है काफ़ी बेमिसाल है, और मुझे पता है कि मैंने आज तक जिसको जिसको भी बेंत से मारा है वो आगे चल के महान ही बना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये व्यक्ति आगे चल के हम जितने भी शिक्षक हैं इन सब का गौरव बनने जा रहा है। ये बात कौन कहते हैं? गणित के जो टीचर होते हैं रामकृष्ण अय्यर। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये इनका एडमिशन होता है। देखिए हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, क्लास 8 जो है छोटे पे ही पढ़ लिया था, 9 से 12 पढ़ लिया इन्होंने स्क्वाड कॉलेज में, स्क्वाड कॉलेज में। अब इनका दाखिला होगा ग्रेजुएट के लिए, जैसे बीएससी बीए होता है ना, बीएससी ये करेंगे फिजिक्स से। अब इनका दाखिला होता है सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में, त्रिची में। तो यहाँ पे जो है ये बीएससी में जो है ग्रेजुएट करते हैं 1954 में, 1954 में फिजिक्स से जो है ग्रेजुएट करते हैं। और इनके जो पिताजी है, सॉरी एक फादर वहाँ पे थे, जैसे कि आप जानते हैं चर्च में फादर होते हैं, तो वहाँ पे एक फादर थे टीएन सेकुरिया, जो क्या पढ़ाते थे वहाँ पे अंग्रेजी के शिक्षक थे, जिन्होंने इनको इतना प्रभावित किया कि डॉक्टर कलाम जो है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने पे जो है राजी हो गए, और वो उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो कलाम थे उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में किसको किसको पढ़ा। कलाम जी ने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा था टॉलस्टॉय, स्कॉट एंड हार्डी। आपको अगर याद हो, मैंने पिछला वीडियो महात्मा गांधी पे बनाया था, महात्मा गांधी ने भी टॉलस्टॉय को पढ़ा था और कलाम जी भी टॉलस्टॉय को पढ़ रहे हैं, तो ये कॉमन है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका जो इंटरेस्ट था, उनको इंटरेस्ट फिजिक्स में था, फिजिक्स उनको बहुत अच्छी लगती थी। वहीं पे जो है ये आडंबर के बिल्कुल विरोधी रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी भी आडंबर के विरोधी हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया। वो ज्योतिषी पे विश्वास नहीं करते थे। कलाम जी का मानना था कि किस तरीके से कैलकुलेशन से लोग पता लगा लेते हैं नक्षत्र और ग्रहों के बारे में, मैं तो नहीं पता लगा पाता हूँ। इसके सख्त वो विरोधी थे, और इसके लिए वो एक बुक रिकमेंड करते थे। मतलब उसमें एक लाइन थी जॉन मिल्टन की, आप पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है वो जॉन मिल्टन की है, वो भी कलाम जी ने ही पढ़ी हुई है। अगला जो है, जब आप आगे बढ़ते हो तो सन आता है 1955। जब बात 1955 की आई तो कलाम जी जो है MIT गए। MIT मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आज आपके IIT होते हैं ना, उसी तरीके से उस समय MIT थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब वो BSc ग्रेजुएट कर रहे थे फिजिक्स से, तब उनको ये पता ही नहीं था कि इससे मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। बाद में उन्हें समझ आया कि मुझे अगर हेलीकॉप्टर या मिसाइलें उड़ानी है तो मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए यानी कि उन्होंने BSc तो बेकार ही कर डाला, वो तो क्लास 12 के बाद भी हो सकता था। तो इसके लिए उन्होंने जो है MIT में एडमिशन लिया और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू की। लेकिन ये इतना सफ़र आसान नहीं था।
एमआईटी में उनको एडमिशन ऐसे नहीं मिला। एमआईटी में एडमिशन के लिए उनको पैसे चाहिए थे, 1000 रुपये कुछ। तो उनकी जो बहन थी जोरा, उसने जो है उसको इंतज़ाम किया और इन्होंने कसम खाई कि मैं जो हूँ जितनी जल्दी हो सकूँगा मैं इतने पैसों का इंतजाम करके उनको रिटर्न कर दूंगा और इतना मैं कमाई कर लूँगा। ये उन्होंने वहाँ पे सोचा। वहीं पे जो है एमआईटी जब ये जाते हैं तो वहाँ पे जो है इनकी कई सारे प्रोफेसर से मुलाकात होती है, जिसमें एक प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर स्पॉन्डर। प्रोफेसर स्पॉन्डर इनको एक अच्छी बात पढ़ाते हैं कि डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, यानी कि आपको भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप जो करना चाहते हो वो उस काम पे फोकस कीजिए, आप भविष्य के बारे में ज़्यादा विचार मत कीजिए। क्योंकि यदि आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपका लक्ष्य भ्रमित हो जाएगा, और अगर आप लक्ष्य पे फोकस करोगे तो आपकी प्रॉब्लम गायब हो जाएंगी। यानी कि यदि आप लक्ष्य पे फोकस करते हो तो आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है आपके सामने। ये बात कौन सिखाते हैं? प्रोफेसर सॉन्डर। कहाँ पे सिखाते हैं? एमआईटी में। अब यहाँ पे जब विदाई का टाइम आता है तो प्रोफेसर स्पॉन्डर कहते हैं कि आप मेरे पास आइए और मेरे पास खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाइए। तो ये घटना भी आखिरी में होती है। खैर, यहाँ पे जो है डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने सब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज़ में अगर अपने आप को विशेषज्ञ बनाना है तो उसको अपनी रुचि और इंटरेस्ट के हिसाब से ही विषय को चुनना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर कलाम जो है अपनी बात को कहते हैं। फिर वहीं पे बात की जाए कि वहाँ पे एक प्रोफेसर थे एमआईटी में जिनका नाम था श्रीनिवास। श्रीनिवास जो है डॉक्टर कलाम से कहते हैं कि आपकी जो काम चल रहा है उसको मुझे दिखाइए। तो उनका काम जो है उनको कुछ पसंद नहीं आता है कलाम जी का। तो वो 30 दिन का काम कलाम को कह देते हैं कि आपको 3 दिन में करके लाना है, और यदि आप करके नहीं लाए तो मैं आपको स्कॉलरशिप नहीं दूंगा। स्कॉलरशिप जाने का मतलब कि कलाम जी की शिक्षा छूट जाएगी और वो जो है अपनी बहन के जो पैसे लेकर आए थे वो भी शायद भविष्य में ना चुका पाएँ, और उनकी जो है हो सकता है मेहनत पानी में फिर जाए। फाइनली कलाम जी दिन रात 24 घंटे मेहनत करके 30 दिन का काम मात्र 3 दिनों में करके दिखाते हैं। और वो जो प्रोफेसर होते हैं श्रीनिवास, वो इतने खुश होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा कर डालोगे, लेकिन आपने तो करके एकदम इतिहास रच दिया, ऐसा मान लीजिए। फिर अब इनका जर्नी स्टार्ट होता है एज ए साइंटिस्ट। लेकिन ये एमआईटी से पढ़े हुए, एमआईटी से डायरेक्ट तो कुछ साइंटिस्ट बन नहीं जाएंगे। अब ये जाते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो है ये जहाज़ों को देखने, सुधारने और उसको ठीक करने का काम करते हैं, और वहाँ पे प्रॉपर रूप से एक इंजीनियर बनते हैं विद प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ना अनिवार्य नहीं होता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, जो उन्होंने कहाँ ली? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब ये इंजीनियर प्रॉपर रूप से बन गए तब इनको जो है चूज़ करना था अपना मन का काम। मन का काम इनका क्या था? जैसा कि बचपन से ही आसमान में देखते थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, मुझे भी एक दिन आसमान में उड़ना है, मुझे भी इस खुले आसमान में जो है सैर करनी है। तो उनका सपना था कि मैं आसमान में जो हूँ एक पायलट बनूँ और जो है जहाज़ों को उड़ाऊँ। फिलहाल ये सपना जो है किसी को मंजूर नहीं था। आगे चल के क्या हुआ कि इनके पास 2 इंटरव्यू की कॉल आई। पहला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली से आया, एंड दूसरा था इंडियन एयरफोर्स देहरादून। 2 इनके पास जो है इंटरव्यू के लिए जाना था इनको 2 जगह पे। तो ये सबसे पहले जो है पहली बार ये नॉर्थ इंडिया जाते हैं, क्योंकि ये उत्तर भारत में पड़ता है ना। तो ये पहली बार एक साउथ का व्यक्ति उत्तर भारत में जाता है और वहाँ की सिचुएशन को देखता है। ये पहली बार कलाम जी जो थे उत्तर भारत जा रहे थे। सबसे पहले ये दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं, एंड देन ये देहरादून जाते हैं। और देहरादून जाने के बाद जो है जब इनका पता चलता है कि जो इंडियन एयरफोर्स का इंटरव्यू जो देहरादून में होना था उसमें इनकी 25 में से 8वीं रैंक आई है, और ये जो है उससे बाहर हो चुके हैं, यानी कि अब ये पायलट नहीं बन पाएंगे, और ये निराश हो जाते हैं। जब ये निराश हो जाते हैं, क्योंकि इनका सपना ही बचपन से था कि मैं जो हूँ पायलट बनूँ, और ये अंत में बन नहीं पाते हैं और ये जो है 1 नंबर से चूक जाते हैं। अंत में जो है ये ऋषिकेश जाते हैं। ऋषिकेश में एक स्वामी थे जिनका नाम था स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद के आश्रम में जाते हैं और काफ़ी निराश होकर के जाते हैं, और स्वामी शिवानंद से जो है वहाँ पे जब स्वामी शिवानंद को ये देखते हैं तो ये पाते हैं कि वो बिल्कुल बुद्धा की तरह चाम कर रहे थे, बुद्धा की तरह चमक रहे थे। उनके मन पे एक तेज, ऐसा तेज था, लग रहा था कि महात्मा बुद्ध ही बैठे हुए। अंत में वो उनसे पूछते हैं कि आपको पता है कि मतलब कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? तो कहते हैं हाँ मुझे पता है। अंत में जो वो कहते हैं कि मैंने इतनी सारी प्रयास किए और मैं इतना सारा सब कुछ किया, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। तो जो शिवानंद यहाँ पे कहते हैं वो आपको भी जानना चाहिए। शिवानंद कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ईश्वर ने जरूर आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे फेल किया है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप तत्पर रहिए, अपने मेहनत कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, दृढ़ निश्चित रहिए, आपको जरूर इससे बड़ा चीज़ मिलने वाला है। ये स्वामी शिवानंद उनसे कहते हैं और डॉक्टर कलाम इनकी बात को वहाँ पे सुनते हैं। शिवानंद ये भी कहते हैं कि आप जो रात में सोचते हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में इस आसमान में जाता है और वो ईश्वर के पास पहुंचता है, और वो ईश्वर जो है आपके मन की बात को सुनता है, एंड अगली जो मॉर्निंग होती है वो फिर आपके लिए होती है। यानी कि जो आप सोचते हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है और उसी ब्रह्मांड में जा कर के आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। यानी कि जो आप चाहोगे वो आप बनोगे। यदि आप नहीं बन रहे हो तो सोचिए ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा है। इस सोच के साथ जो है स्वामी शिवानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो वहाँ से वापस चले आते हैं। फिलहाल अब जब वो वापस लौटते हैं तो वो जो है उड़यन निदेशालय में जो है उड़यन निदेशालय में उनको जो है रखा जाता है। उड़यन निदेशालय क्या था? उड़यन निदेशालय में जो है ये जहाज का काम किया करते थे। फिलहाल इनको जो है अच्छा खासा चूँकि अनुभव हो ही गया था, तो इनकी एक बार विजिट होती है कानपुर में भी। कानपुर ये आते हैं, कानपुर में देखते हैं जहाँ के मैं भी हूँ, यदि आपको पता हो मैं भी कानीपुर का हूँ। तो ये कानपुर आते हैं और कानपुर में देखते हैं कि उस समय की कानपुर की दशा बड़ी दयनीय थी। इंडस्ट्रियल एरिया था, यहाँ पे आलू का बहुत ज़्यादा प्रचार था। लोग यहाँ पे जो है पान खाते थे, बहुत ज़्यादा थूकते थे, पीकते थे। हालांकि अब तो ऐसा फिलहाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कानपुर इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के लोग जो है कहीं पर भी दुकान पे दीवार पे थूक देते हैं। तो ये गंदी आदत भी है। फिलहाल ये कलाम ने देखा कि यहाँ के लोग जो है कैसे कैसे रह रहे हैं, फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग जो है कैसे यहाँ पे बसर कर रहे हैं। ये कलाम जी ने देखा और कलाम जी यहाँ से वापस चले गए कहाँ? बेंगलोर। बेंगलोर में जाके कलाम जी देखते हैं कि वहाँ पे जो है काफ़ी खुशहाली है और वहाँ पे व्यक्ति जो है कुत्ते को लेकर के बाहर निकल रहे हैं। जैसे बेंगलोर में अंग्रेज़ों का प्रभाव है तो इसलिए कुत्ते को लोग लेकर बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे वाजिद अली थे कानपुर में, राजा पहले, तो यहाँ पे लोग पान खाते थे। तो ये कानपुर का थोड़ा सा चरित्र चित्रण डॉक्टर कलाम जो है अपनी विंग्स ऑफ फायर में करते हैं। वैसे मैं जितनी भी कहानी आपको सुना रहा हूँ ये विंग्स ऑफ फायर से ही सुना रहा हूँ। फिलहाल आगे क्या होता है? आगे जो है 1960 में 1960 में एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एक ब्रांच होती है डीआरडीओ में, जो बेंगलोर में है। उसमें जो है इनको स्मॉल हावरक्राफ्ट क्या होता है? इनको एक हावरक्राफ्ट प्रोजेक्ट जो है बनाने के लिए दे दिया जाता है। कहाँ पे? एडीई में 1960 में। कहाँ पे? बेंगलोर में। डीआरडीओ की एक ब्रांच है जहाँ पे इनको हावरक्राफ्ट बनाने के लिए दे दिया जाता है। हावरक्राफ्ट दरअसल एक तरीके का आप मान लीजिए टाइप का एक विमान जैसा होता है, गाड़ी जैसी मान लीजिए, जो पानी और हर जगह पे चल सकता है। तो इस हावरक्राफ्ट को बनाने की जिम्मेदारी, डिजाइनिंग का काम जो है कलाम को ही दिया गया। वहीं पे अगर आगे बात करें तो आगे जब बात चलती है तो कलाम जी जो है, और ये जो हावरक्राफ्ट है वो नंदी के नाम से आगे बनता भी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कलाम जी जो हैं उस शिव के जो नंदी होता है उसके नाम से हावरक्राफ्ट बनाते हैं। और उसमें एमजी के मेनन को एक दिन जो है, जब एमजी के मेनन उनसे कहते हैं, हालांकि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा चला नहीं था, बंद हो गया था, लेकिन एमजी के मेनन जब उनसे कहते हैं कि हावरक्राफ्ट में अपने ज़रा सफ़र कराइए, तो कलाम जी बड़ा खुश होते हैं और वो एमजी के मेनन को एक राइड भी करवाते हैं, चलवाते भी हैं। फिलहाल आगे सिलसिला इसी तरीके से बढ़ता रहता है। अब कलाम जो है इनकॉस्पर को ज्वाइन करने वाले होते हैं। इनकॉस्पर क्या है? मैं आपको बता दूं कि इसरो का पुराना नाम इनकॉस्पर ही था। जो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जिस नाम से उसका गठन किया था उसका नाम इनकॉस्पर ही था। उसका फुल फॉर्म आप गूगल पे कर लीजिएगा। तो इनकॉस्पर में जो है एज ए रॉकेट इंजीनियर डॉक्टर विक्रम साराभाई और एमजी के मेनन एंड जो है एचजीएस, ये जो है डॉक्टर कलाम का मुंबई में इंटरव्यू लेते हैं। और डॉक्टर विक्रम साराभाई डॉक्टर कलाम के जो प्रभाव है, उनकी जो ख्याति है, उससे काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और डॉक्टर कलाम को जो है वो एज ए रॉकेट इंजीनियर इनकॉस्पर में नौकरी दे देते हैं। और वो जो है कलाम जो है अपना काम करना वहाँ पे चालू कर देते हैं। ये बात है 1960 के दशक के बाद की। अगला फिर क्या काम होता है? अगला जो है उनको कलाम जी को एक मिशन और दिया जाता है जिसका नाम होता है रैटो, यानी कि रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ मिशन। ये क्या होता है? रैटो सिस्टम में जो है
कि ये कहा गया था कि किसी तरीके से सैटेलाइट जो रॉकेट के माध्यम से हम एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करें। ये रेटो सिस्टम जो है वो भी डॉक्टर कलाम के ही निर्देशन में बना था। इसके बारे में ज़रा आप रिसर्च कर लीजिएगा। वहीं पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो सन आता है 1963। इस 1963 में क्या हुआ? इस 1963 में जो है डॉक्टर कलाम जो है नासा भेजे गए। किस लिए? क्योंकि डॉक्टर जो विक्रम साराभाई थे उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वो विचार ये चल रहे थे कि उनका विचार ये था कि आगे चल के हम भारत के लिए SLV, यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि आज भारत के पास जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, यदि उनमें से SLV और PSLV की बात की जाए तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही श्रेय है, जो हमने आज 2017 में, फिर चाहे वो मिशन मंगल हो या फिर कोई भी मिशन हो, उसमें हमारे जो रॉकेट को धरती से आसमान में प्रक्षेपण करने का जो काम है वो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा ही होता है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कई तरीके के होते हैं, SLV, PSLV, GSLV मार्क थर्ड, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड, और PSLV जो है GSLV, PSLV, SSLV। इस तरीके से अगर देखा जाए तो डॉक्टर कलाम के जो इसमें 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन्होंने बनाए थे, उनका पहला नाम है SLV एंड सेकेंड नाम है PSLV। इसी के दम पे इंडिया ने जो है मंगलयान, इसी रॉकेट लॉन्चर से इंडिया ने मिसाइल मंगलयान, और 2017 में 105 रॉकेट को एक साथ छोड़ने, 105 सैटेलाइट को एक साथ छोड़ने का काम 2017 में किया, जो कि किसकी देन थी? डॉक्टर कलाम की देन थी। उन्होंने ही जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV बनाया था, उन्होंने ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV बनाया था। फिलहाल अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो मैं यहाँ पे कहानी को पहुँचा चुका हूँ 1960 के दशक तरफ। 1960 में जो है 1963 में मैंने आपको बताया कि ये नासा भेजे जाते हैं। जब ये नासा जाते हैं तो नासा में काफ़ी घूमते हैं और वहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर भी करते हैं। आखिर नासा में जाने में इन्होंने क्या पाया? हालांकि ऐसा मिथ है, अब ये पता नहीं सच्चाई है कि झूठ है, मैं तो नहीं जानता हूँ। माना जाता है कि नासा ने उनको प्रपोजल दिया था कि आप यहीं रह जाइए और आप इंडिया मत जाइए, लेकिन उन्होंने इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। और इसी समय की बात है, उन्होंने जो है जब वहाँ पे नासा में थे तो उन्होंने देखा कि नासा में एक चीज़ बड़ो उनको अच्छी लगी। क्या अच्छी लगी? कि नासा के जो वहाँ पे उन्होंने दीवारों पे देखा, एक व्यक्ति की फ़ोटो टंगी हुई थी जिसका नाम था टीपू सुल्तान। ये वही टीपू सुल्तान है जो 1799 में अंग्रेज़ों से हार गया था, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान, अगर आपको पता हो कि भारत के रॉकेट की अगर बात की जाए तो टीपू सुल्तान जो है भारत में रॉकेट बहुत पहले बना चुका था, जिसको अंग्रेज़ों ने हराने के बाद उसकी रॉकेट को इंग्लैंड भेज दिया, जहाँ पे उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और स्वयं रॉकेट बनाना चालू कर दिया। तो ये भारत की बड़ी ख्याति थी कि टीपू सुल्तान का जो फ़ोटो है वो नासा में टंगा हुआ था। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने विंग्स ऑफ फायर में बताते हैं अपनी किताब में। तो यहाँ पे जो है कलाम एक बात और वहाँ पे नोटिस करते हैं कि नासा में जो है छोटे से छोटे व्यक्ति की राय को लेना उचित समझा जाता है, जबकि इंडिया में जो है अपने आप को बहुत बड़ा रहनुमा समझते हैं, घमंड करते हैं और ये समझते हैं कि मैं ऊंची पदवी को आऊँ तो मैं छोटे लोगों से राय क्यों लूँ। ये डॉक्टर कलाम जो है वहाँ पे एक नई चीज़ को नोटिस करते हैं। और इस साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि 1970 अब जो है जो हमारे डॉक्टर कलाम जी हैं वो वहाँ से लौट आए हैं, और जब लौटने के बाद 1970 से 90 के दशक में, अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ 1970 से 90 के दशक में। अब जब 1970 से 90 के दशक में हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि 1969 में हमारा जो है पहला SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा बन के तैयार हो चुका था, सक्सेसफुल। यानी कि हमने पहला अपना SLV बना डाला। कब? 1969 में। किनके निर्देशन में? डॉक्टर कलाम के निर्देशन में। वहीं पे क्या हुआ कि SLV को देखने के लिए एक बार क्या हुआ कि थुम्बा में 1971 में, त्रावणकोर में 1971 में थुम्बा में जो है आ रहे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको हम स्पेस का जनक कहते हैं इंडिया का। बहुत ही पावरफुल लोग ये व्यक्ति थे जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में इंडिया में सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल करके इसरो की स्थापना का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से कह के इनकॉस्पर की संस्थापना करवाते हैं। और आज एक बड़ी दुखद घटना होने वाली थी। तारीख थी, सन था 1971, और उस समय थुम्बा में डॉक्टर कलाम की बात 1 घंटे पहले हुई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई से कि मैं थुम्बा आ रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे मिलिएगा।
लेकिन डॉक्टर कलाम को पता चलता है कि उनकी मृत्यु जो है वो त्रावणकोर में हो चुकी है हार्ट अटैक के कारण। यहाँ पे आपको नोटिस करना चाहिए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की अटैक के कारण ही मृत्यु हुई थी, और वहीं पे डॉक्टर कलाम की भी जो शहीद हुए थे वो भी अटैक से ही हुए थे। ये एक रिलेशन है, अब इसका कारण जो भी रहा हो। फिलहाल जो डॉक्टर कलाम थे वो कहते थे कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं वो हमारे इंडियन साइंस के महात्मा गांधी आप मान सकते हो, क्योंकि वो उनके पास जो लीडरशिप क्वालिटी थी, जैसे महात्मा गांधी सबको एक साथ लेकर चलते थे, वैसे ही जो हमारे विक्रम साराभाई थे इनको भी एक साथ लेकर के चलने की आदत थी और सबको साथ में ही लेकर चलते थे। इसीलिए जो इन डॉक्टर कलाम हैं वो विक्रम साराभाई के मृत्यु उपरांत उनको जो है इंडियन साइंस महात्मा गांधी ऑफ इंडियन साइंस कह के पुकारते हैं उनको। कहानी आगे बढ़ती है। कहानी जब आगे बढ़ती है तो अब हमने एसएलवी तो बना लिया, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो 1969 में बना लिया, अब हमें कुछ रॉकेट भेजना पड़ेगा। तो रॉकेट की अगर भेजने की बात की जाए तो इंडिया ने अपना पहला रॉकेट थुम्बा से 1963 में लॉन्च कर दिया था। जी हाँ, 1963 में थुम्बा से लॉन्च कर दिया था। लेकिन अब डॉक्टर कलाम जो है एसएलवी से एक रॉकेट भेजने वाले थे जिसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी। तो इस रोहिणी जो नाम का रॉकेट था, इसको भेजने के लिए 1979 में वो जो है पूरी तैयारी करते हैं। जब वो पूरी तैयारी करते हैं, इसी समय जो है वो जब पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन इनका रॉकेट फेल हो जाता है 1979 में। ध्यान रखिए सन को, 1979 में इनका पहला रॉकेट एसएलवी से जो भेजने वाले थे वो फेल हो जाता है। पूरी जनता जो है वो भावुकता में आ जाती है कि रॉकेट फेल हो गया, इतना पैसा साइंस की फील्ड में क्यों जा रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार थे हमारे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड विक्रम साराभाई। देखिए, साइंस जब तरक्की करता है तो भारत का हर नागरिक तरक्की करता है, हर क्षेत्र में तकनीक का आविष्कार होता है जिससे हमारा देश संपन्न बनता है। ये बात दरअसल जो है सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं, जो विजनरी लोग होते हैं। और विजनरी लोग उस समय के कौन थे? जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, विक्रम साराभाई, इंदिरा गांधी, ये सब इनकी ताकतों को समझते थे। लेकिन साधारण जनता इस बातों को नहीं समझती है, और उसने कहा कि आप इतना पैसा काहे बर्बाद किए हो। लेकिन उसी समय जो है जब इनकी डेथ हो गई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई की, तो उसके बाद जो डायरेक्टर बने थे इसरो के, वो बने थे सतीश धवन। सतीश धवन जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ आते हैं 1979 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और जो सतीश धवन है वो कहते हैं कि चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें चले के। अब अब्दुल कलाम यहाँ पे डर रहे थे कि हम कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्योंकि हम तो फेल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चमत्कार होता है। सतीश धवन अपनी लीडरशिप से सबको प्रभावित कर देते हैं, और जब अब्दुल कलाम फेल हो जाते हैं 1979 में, तो जो विक्रम साराभाई होते हैं वो खुद स्वयं आगे चले जाते हैं और एज ए लीडर अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, जिसे देख करके अब्दुल कलाम जो है काफ़ी प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि यही एक लीडर की पहचान होती है कि देखिए जब आप विफल हो गए तो लीडर ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और जब अब्दुल कलाम 1980 में अपना पहला साउंडिंग रॉकेट एसएलवी जो 1969 में बनाया था उससे जब भेजते हैं, तो जो सतीश धवन है वो डॉक्टर कलाम को आगे कर देते हैं और अपना पीछे हो जाते हैं। ये होती है एक लीडरशिप क्वालिटी जो आपको सीखनी चाहिए कि एक लीडर वही होता है जो हमेशा कुछ देने को तत्पर रहे। क्योंकि कोई बच्चा ही होता है जो कुछ लेना चाहता है, या टीनेजर होता है जो कोऑपरेट करना चाहता है। लेकिन एक लीडर अच्छा कौन होता है? जो ये कहता है कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। ये बातें मैं इसे हवा हवाई नहीं मार रहा हूँ, ये उनके इंटरव्यू से मैंने कई बातें जो है निकाली हैं और उन्हीं से ये बातें मैंने संकलित की हैं। वहीं पे अगर बात की जाए तो वो सन आता है 1974। आप कहोगे कि अभी तो आप 1979 में पहुंच गए थे, अब आप पीछे जा रहे हो। हाँ, मुझसे एक चीज़ छूट गई है। 1974 में भारत में एक बहुत बड़ा काम होता है। कौन सा बड़ा काम हो जाता है? आपको याद हो हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी देख रही थी कि पूरी दुनिया जो है स्पेस में जा रही है, चांद पे जा रही है, मून में जा रही है। अपोलो 11, एक्सप्लोरर फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट, अमेरिका, रसिया, मेजर यूरी गागरिन और ये सभी लोग जो है स्पेस में दौड़ सी लग गई थी, लेकिन इंडिया कुछ कर ही नहीं रहा था। तो उसी समय जो है एक राजा मन्ना नाम के व्यक्ति थे जिनको स्माइलिंग बुद्धा की कमांड सौंपी गई थी। स्माइलिंग बुद्धा क्या है? स्माइलिंग बुद्धा 1974 में भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था।
जिसमें जो है राजा मन्नार जो होते हैं वो किसको बुलाते हैं, डॉक्टर कलाम को, कि आप न्यूक्लियर टेस्ट में शामिल होइए, जिसको हम पोखरण फर्स्ट टेस्ट भी कहते हैं। ये पोखरण में हुआ था, ये भारत का पहला एटम बम का टेस्ट था, लेकिन डॉक्टर कलाम इसमें शामिल नहीं होते हैं और इसको जो है ठुकरा देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अभी हमने आपको 1976 में ले जाना है। देखिए 1979 में डॉक्टर कलाम फेल हुए थे, 1980 में उन्होंने सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च कर दी थी, किससे, एसएलवी के द्वारा। लेकिन आपको 3 साल पहले ले चलते हैं, जहाँ पे 1976 में क्या हुआ। 1976 में जो है उनके पिता का इंतकाल हो गया और उनकी माँ का भी जो है कुछ समय बाद इंतकाल हो गया, जिससे जो है काफ़ी वो दुखी हुए। और आगे चल के उनके सतीश धवन उनसे कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, जैसे ही आप PSLV जो मैं आपको बता दूं, एसएलवी के बाद जो अगला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसका नाम था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि जो ध्रुवों पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके जो सतीश धवन हैं वो कहते हैं कि आप चिंता मत होइए, और फाइनली जो है कलाम डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो काफ़ी सोचते विचारते हैं। हालांकि वो एक महान शख्सियत थे, तो महान शख्सियत का आदत ही होता है कि उनको दया नाम की चीज़ होती है। महान व्यक्ति का महान गुण होता है कि उसके अंदर दया नाम की चीज़ जरूर होती है, और क्षमा या दया ये महान व्यक्तियों के महान गुण हैं जो डॉक्टर कलाम में बखूबी थे। वहीं पे अगर बात की जाए, मैंने आपको 1976 की उनके इंतकाल की कहानी बताई, उनके पिताजी की, माताजी की। मैंने आपको 1974 का स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट बताया जिसमें उन्होंने शामिल नहीं हुए। मैंने आपको 1979-1980 का रॉकेट का सक्सेसफुल लॉन्चिंग बताया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आती है बात 1982 की, 1982। 1982 में ऐसा क्या हुआ। 1982 में मैं आपको बता दूं कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके जो रक्षा मंत्री थे वो थे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन कहते हैं कि हम अब भारत को वो समय आ गया है जब भारत को इस मिसाइल सिस्टम में महारत हासिल करनी पड़ेगी, और ये बागडोर सौंपी जाती है सदी के महानायक, सदी के महान साइंटिस्ट डॉक्टर कलाम को। और भारत सरकार 3.88 बिलियन रुपए का इंतजाम करती है, और IGMDP नाम से जो है इस फंड को अलॉट किया जाता है, और IGMDP का फुल जो कलाम जो है CEO बनाए जाते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें था क्या, इसमें जो है मिसाइलों को बनाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें अब मिसाइलों को ताबड़तोड़ रूप से बनाया जाना था। इसकी कमान दी जाती है डॉक्टर कलाम को। डॉक्टर कलाम जो है इस प्रोग्राम, जब चूँकि गवर्नमेंट ने उन पर भरोसा किया, गवर्नमेंट ने उनके भरोसे को जो है कलाम उसको तोड़ते भी नहीं है। कलाम जो है एक के बाद एक अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें, तमाम तरीके की पृथ्वी देखो दोस्तों, ये इतनी सारी मिसाइलों को जो है एक के बाद तांता लगा देते हैं मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए। इसीलिए तो डॉक्टर कलाम को कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ऐसे ही कोई थोड़ी ना कह देता है। तो भारत में पहली बार जो शुरुआत कर रहे थे मिसाइल की वो कलाम ही थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ करके पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, अग्नि, आकाश, इन सारी मिसाइलों का जो है सफल प्रक्षेपण किया। हालांकि जो पृथ्वी मिसाइल थी वो काफ़ी क्रिटिसाइज उनको किया गया। इन सारी मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद डॉक्टर कलाम को कई सारी बातें भी सुननी पड़ी। देखिए, जब आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो यदि वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो आपकी आलोचना ही करेंगे। क्रिटिसाइज क्यों किया गया, इनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि वो रॉकेट जो जिनका समय था उनमें समय ज़्यादा लगा दिया कलाम ने, इसलिए जो है कलाम को क्रिटिसाइज भी किया गया। आगे चल के अगर हम बात करें तो डॉक्टर कलाम में विनम्रता कहाँ से आती है, ये आपने कभी सोचा कि वो एक बार क्या था, एक किसी यूनिवर्सिटी में बैठे थे और वो बोल रहे थे, और एक पत्रकार जो है और वो बात करते करते ज़मीन पे बैठ गए, जबकि कई सारे लोग जो हैं वो कुर्सी पे बैठे रहे। और ये कितने शर्म की बात है कि एक सदी का महानायक जो ज़मीन पे बैठ गया है और बाकी पत्रकार कुर्सी पे अपनी बैठे रहे। उनको शायद ये पता नहीं था कि उस दिन जो है उस कुर्सी की कीमत कम हो गई थी, उस व्यक्ति की कीमत नहीं कम हुई थी, उस कुर्सी की कीमत खो गई थी जब कलाम फर्श पे बैठ गए थे। ये होती है विनम्रता। लेकिन विनम्रता आई उनमें कहाँ से, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर कलाम में जो विनम्रता थी वो आई थी डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश से। ये डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जो है उनके
अगर लीडर की बात की जाए तो डॉक्टर कलाम के 3 ही लीडर हुए हैं। एक सतीश धवन, दूसरे विक्रम साराभाई और तीसरे थे डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी। ये जो थे, इन्हीं से इनको विनम्रता मिली थी। जो विनम्र इनका जो बिहेवियर है वो कहाँ से आया? डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी से ही आया था, जिनकी मृत्यु 1986 में हुई। इनको इसमें जो है काफ़ी सदमा लगा। वहीं पे आगे बढ़ते हैं। आगे इन चल के डॉक्टर कलाम ने क्या किया? हालांकि काम तो इन्होंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि मैं सारे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूंगा, उसके बाद आपके पास सब कुछ ज्ञान होगा। क्योंकि कलाम साहब का सीधा सा कहना था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, यानी कि ये एजुकेशन बहुत ही पावरफुल है, जिससे हर व्यक्ति को करेज, यानी कि यदि आपके पास साहस की कमी है तो ज़रूर आपके पास नॉलेज की कमी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर कलाम जो थे वो गवर्नमेंट के साइंटिफिक एडवाइज़र भी रहे, यानी कि साइंस की फील्ड के एडवाइज़र, और सेक्रेटरी ऑफ डीआरडीओ भी रहे। कब रहे? वो रहे हैं 1992 से 1999 तक। जी हाँ, 1992 से 1999 तक कलाम जो है डीआरडीओ एंड इसरो में जो डीआरडीओ के सेक्रेटरी एंड प्रधानमंत्री के एडवाइज़र के रूप में भी काम किया। अब बात आती है 1998 की। मैं आपको बता दूं कि भारत ने न्यूक्लियर फर्स्ट जब टेस्टिंग किया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, उसमें डॉक्टर कलाम ने भाग नहीं लिया था। लेकिन 1998 में हमारे यहाँ के जो अब तक के महान प्रधानमंत्री में से एक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो प्रण लेते हैं कि अब भारत जो है अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। कहाँ करेगा? पोखरण में करेगा। किस नाम से करेगा? ऑपरेशन शक्ति के नाम से करेगा। उस समय अमेरिका हम लोगों से जला हुआ था। अमेरिका कहता था कि आप लोग टेस्ट हम आपको नहीं करने देंगे। इसके लिए अमेरिका ने हम लोगों के ऊपर जो है सैटेलाइट लगा दी। लेकिन वो धन्य थे हमारे कलाम, एंड धन्य थी हमारी गवर्नमेंट, एंड धन्य थे उस समय के लोग जिन्होंने हमारे कलाम जी का कहीं साथ दिया। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने रातों में काम किया। उन्होंने जब जब सैटेलाइट वहाँ से गया तब तब उन्होंने काम किया, रातों में जी तोड़ मेहनत की, और फाइनली जो है पोखरण का सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर दिया और भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब में एक अग्रिम देश बना दिया, जिसके पास न्यूक्लियर ताकत थी, एटम बॉम्ब की ताकत थी। तो इसका श्रेय भी जाता है डॉक्टर कलाम को। और ये जो टेस्ट था वो किस दिन हुआ था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये टेस्ट हुआ था 11 मई 1998 को। और इसी को देखते हुए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने उसके एक साल बाद 11 मई 1999 को 11 मई को जिस दिन एटम बम का टेस्टिंग हुआ था, उसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाना चालू कर दिया। तो आप समझे कहानी को। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो कलाम जी ने 2-4 चीज़ों की खोज और की थी जो शायद आपको ना बताया गया हो कभी भी। कलाम जी ने कोरोनरी स्टेंट बनाया था। दरअसल उनके एक मित्र थे, या कह लीजिए सोम राजू नाम से। सोम राजू के साथ मिलकर के इन्होंने 2 आविष्कार और किए थे। एक कोरोनरी स्टेंट, जो हार्ट के मरीज को उसको रोग में, हार्ट डिसीज में कोरोनरी को बंद ना होने दे, उसको खोले रखे, इसके लिए कोरोनरी स्टेंट का जो है आविष्कार किया था, और इसको नाम दिया गया कलाम राजू स्टेंट, क्योंकि दोनों लोगों ने किया इसलिए। कलाम जी ने एक और खोज की थी, सॉरी एक और जो है नई चीज़ बनाई थी। मैं खोज का गलत प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। कलाम जी ने एक तो कोरोनरी राजू स्टेंट नाम की चीज़ बनाई, दूसरी इन्होंने जो है कलाम राजू टेबलेट भी बनाया। ये जो है कैलकुलेशन करने आने में, जो है पढ़ाने लाने में काम आता था। तो कलाम जी ने 2 चीज़ें और बनाई थी जो मैंने आपको बताई। कलाम राजू स्टेंट जो हार्ट के मरीज के लिए, कलाम राजू टेबलेट, समझे। ये उस समय की बात है 1999 दशक तरफ की। अब बात की जाए, कलाम जी जो है अब भारत के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जैसा कि इन्होंने काम किया ही था न्यूक्लियर टेस्ट में, लेकिन अटल बिहारी चाहते थे कि अब जो है डॉक्टर कलाम प्रेसिडेंट बने भारत के। हालांकि उन्होंने कई बार प्रेसिडेंट कलाम जी बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को मना भी किया था, लेकिन बिहारी जी जो है नहीं माने, और उनकी योग्यता का परिचय देते हुए उन्होंने जो है कलाम जी को निमंत्रण दे डाला कि आप भारत के राष्ट्रपति बन जाइए और हमें मना मत कीजिएगा। तो फाइनली जो है उन्होंने उनकी बात का मान रखा, और कलाम जी जो है पहली बार राजनीति में उतरते हैं, और वो जो है पीपल्स प्रेसिडेंट कहलाते हैं।
हालांकि उनके राजनीति के स्तर के दौरान वो भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के दौरान क्या क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो प्रेसिडेंट 11 बने डॉक्टर कलाम, उन्होंने जो है वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो बैचलर थे एंड साइंटिस्ट थे। आज तक कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं बना था जो बैचलर हो, साइंटिस्ट हो। और तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला हो और वो प्रेसिडेंट हो। इससे पहले जो प्रेसिडेंट जिनको भारत रत्न मिल चुका है उसमें पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे जाकिर हुसैन एंड तीसरे थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो डॉक्टर कलाम को जो है कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया। किस लिए क्रिटिसाइज कर दिया गया? क्योंकि वो जो थे काफ़ी नम्र विचार के थे। वो जो है जब भी, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 72, और आर्टिकल नंबर 72 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर फांसी की सज़ा होने जा रही है, अगर वो राष्ट्रपति के सामने जाता है तो उसको राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, उसे फांसी से बचा सकता है। तो डॉक्टर कलाम बड़े ठहरे उदार किस्म के आदमी। वो कैसे किसी को मारने का प्रयत्न कर सकते हैं या किसी को माफ़ी ना दे सकते हो? क्योंकि मरने का सिलसिला है, जीवन का सिलसिला है, ऐसे ही किसी को नहीं रोक सकते हैं। तो फाइनली प्रेसिडेंट जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, ये इनके कार्यकाल के दौरान 2002 से 2007 के दौरान टोटल जो माफ़ी मांगने की, फांसी माफ़ करने की याचना आई हैं वो आई हैं 21 में से 20 लोगों को इन्होंने माफ़ कर दिया। इसलिए लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया। लेकिन अगर मैं भी उनकी जगह पे होता तो सर मैं भी शायद यही करता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है। दरअसल इसमें हो सकता है आपके विचार कुछ और हो, मेरे विचार कुछ और हो, आप ये कहें कि वो आतंकवादी थे या कुछ भी थे, लेकिन हर व्यक्ति की लाइफ होती है और उसको जीने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन इसमें हो सकता है आपके कुछ और विचार हो। फिलहाल इस डिबेट में मैं जाने वाला नहीं हूँ, तो जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। वहीं पे बात की जाए तो प्रेसिडेंट रूल भी जो है डॉक्टर कलाम ने 2005 में बिहार में लगाया। प्रेसिडेंट रूल, जी हाँ, प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है, 356 आर्टिकल के अनुसार। तो प्रेसिडेंट रूल भी बिहार में लगाया। हालांकि इसमें प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार के बगैर प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता है, ये आप भी जानते हो। वहीं पे अगर बात की जाए तो 2003 में, अब ज़रा बात को समझिए, आप उन मुसलमानों को दिखाइए जो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि जो मुसलमान साइंटिस्ट हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को 2003 में सितंबर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है सपोर्ट में खड़े थे, सपोर्ट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो ये प्रेसिडेंट थे इंडिया के, एक मुस्लिम प्रेसिडेंट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी समर्थित किए थे। जब ये प्रेसिडेंट ख़त्म हो जाता है इनका टेन्योर, तो ये थोड़ा सोचते हैं कि अब मैं राजनीति में ही क्यों ना आ जाता हूँ। उनका आना भी ये चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस व्यक्ति, दुनिया में जो भी व्यक्ति अपने ऊंचे ओहदे पे पहुँच गया है या जिसकी अच्छी खासी ख्याति भी है, उसको राजनीति में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक उस गटर की तरह है जिसको कोई साफ करना नहीं चाहता है। आज हमारे बच्चे भी हैं, वो भी, मैं जब बच्चों से मुलाकात करता हूँ, पूछता हूँ, तो वो कोई भी उसमें नेता बनने को तैयार नहीं होता है। तो डॉक्टर कलाम ने सोचा क्यों ना जिम्मा ये मैं ही उठाऊँ। आप कहोगे ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना था कि डॉक्टर कलाम राजनीति में है। आप कह रहे हो राजनीति में है? जी हाँ। जैसे ही डॉक्टर कलाम जो है आज़ाद होते हैं प्रेसिडेंट से 2007 में, अब वो चले जाते हैं यूनिवर्सिटी में। अब उनका बस एक ही जिम्मा रह गया था कि अब यूनिवर्सिटी में जा कर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप जो है लोगों को पढ़ाना है, उसकी समझ बढ़ाना है। और यूनिवर्सिटी में अब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में ही मुझे मज़ा आता है, क्योंकि यदि आप जानो तो डॉक्टर कलाम हमेशा बच्चों के प्रिय रहे हैं। बच्चों को कभी ना कभी उनसे मुलाकात करना, उनको अपने जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उससे बच्चों की मदद करना, बच्चों की मन की बात को जानना, इस देश का आगे क्या होगा, इस देश को सुपर पावर कैसे बनाया जाए, बच्चों के मन में नॉलेज यानी कि ज्ञान का संचार करना, बच्चों को उनको राह दिखाना, उनका मार्ग प्रशस्त करना, ये डॉक्टर कलाम की मुख्य अब जो है राह बन गई थी। यानी कि अब कलाम को बस यही ज़िंदगी में करना था। फिलहाल बात आती है 2012 की। 2012 में डॉक्टर कलाम एक मूवमेंट छोड़ते हैं, एक आंदोलन करते हैं। आप कहोगे कलाम और आंदोलन? जी हाँ, डॉक्टर कलाम जो है एक आंदोलन करते हैं जिसका नाम होता है व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, यानी कि मैं इस आंदोलन को क्या दे सकता हूँ, ये इनका टाइटल था। ये आंदोलन किस लिए किया था? इस देश में करप्शन, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए डॉक्टर कलाम ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था।
अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दुख देना थोड़ा तसल्ली आपको परेशान करना चाहूँगा कि डॉक्टर कलाम एकदम राजनीति में कहाँ से उतर पड़े, और डॉक्टर कलाम का आंदोलन भी चल पड़ा, वो भी करप्शन के खिलाफ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हो कि डॉक्टर कलाम ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी। ये स्वामी जी कौन है? जी हाँ, ये वो वाले स्वामी नहीं है जो उनको ऋषिकेश में मिले थे, ये दूसरे स्वामी जी हैं। इन स्वामी जी से जो है डॉक्टर कलाम काफ़ी प्रभावित थे। ये एक हिंदू स्वामी जी थे जिससे डॉक्टर कलाम काफ़ी प्रभावित रहे हैं। डॉक्टर कलाम का मानना था कि उन्होंने जो है उनकी जो शिक्षा है उसमें काफ़ी प्रसार किया। उन्होंने वो एक हिंदू उनके गुरु थे और गुरु के समान उनको मानते थे, उन पर बुक भी लिखी थी। तो डॉक्टर कलाम करप्शन में कैसे उतरते हैं? दरअसल इसकी शिक्षा उनको जो है वो गुरु ही देते हैं। वो कहते हैं कि इस दरअसल कलाम जो है अपने 5 मूल मंत्र पे चलते थे। वो शायद मैं लिख नहीं पाया हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि मैं इन 5 अपने मंत्रों के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें सुपर पावर इंडिया को बनाना भी एक शामिल था, इस देश की लोगों को जागृत करना भी शामिल था। ये उनके कुछ महत्वपूर्ण जो है अंश थे उस मंत्रों के। तो उनके जो गुरु थे, जो प्रमुख स्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि एक छठा नंबर और जोड़िए, 5 आपके हो गए, एक मेरा जोड़िए। यदि इस देश में भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, यदि इस देश के लोगों के बीच में नैतिकता नहीं आई, और नैतिकता लाने का एक ही साधन है, वो है ईश्वर से व्यक्तियों को जोड़ना। तो अब आप समझे कि जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, उसका जन्म कहाँ से हुआ था? उसका जन्म हुआ था प्रमुख स्वामी जी से, जिन पे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी। समझ गए? तो इसी तरीके से कहानी को कनेक्ट करता हूँ। और इस बीच में मैं आपको क्षमा करना चाहूँगा, ये माफ़ करना मुझे, आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बहुत चीज़ आप मिस कर रहे हो। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, रात के 12 बजे, और ये 14 अक्टूबर की रात है। 14 अक्टूबर की रात को 12 बजे कौन एक पागल बनाता होगा बैठ के वीडियो? दिन भर की मेहनत के बाद, इतनी रिसर्च के बाद कोई व्यक्ति बना रहा है। तो यदि भी अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे लिए नहीं तो उन कलाम के लिए, ताकि इस दुनिया देखे कि किस तरीके से मैं उनको उनकी ट्रिब्यूट कर रहा हूँ, उनके जन्मोत्सव को मना रहा हूँ। उनको श्रद्धांजलि मेरी इसी वीडियो के माध्यम से, मेरी नींद के माध्यम से। फिलहाल जब आगे बढ़ते हैं हम, तो वो जो है उनकी अंत समय जब मैं आता है तो मैं अब वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। तारीख थी 27 जुलाई 2015, और ये वही समय था जब एक महान आत्मा, या कह लीजिए ग्लोबल लीडर, या कह लीजिए बच्चों का प्यारा, या कह लीजिए यूथ की मोटिवेशन, यूथ को गाइड करने वाला एक व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके हमेशा के लिए जाने वाला था। जी हाँ, जिसने अपना जीवन अपने साइंस में गुजारा, जिस व्यक्ति ने अपना साइंस के बाद अपनी पढ़ाई में अपने टीचर के रूप में बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनके सवालों का जवाब देना, उनके जीवन के अभिन्न हिस्से थे। लेकिन आज वो शख्स जो है इस देश को अकेला छोड़ के जाने वाला था। उनका एक इवेंट था IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग। उसमें जो है ये एक इवेंट था जिसका नाम था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ, यानी कि हम एक अर्थ को कैसे एक जीने योग्य प्लेनेट बनाएं, इस मुद्दे पर वहाँ पे बोलने जाना था। लेकिन किसे पता था कि इस प्लेनेट से आज एक व्यक्ति जाने वाला है हमेशा के लिए। फिलहाल 6:35 PM शाम के, यानी कि 6:35 पे डॉक्टर कलाम को जो है थोड़ी तकलीफ़ होती है। हालांकि थोड़ा ही से बोल पाते हैं और एकदम जो है वो गिर पड़ते हैं मंच पे बोलते बोलते। यानी कि आप देखिए ना, जरा देखिए उस ईश्वर को, उसने जो उनकी जाने का टाइम चुना वो भी कैसे चुना। देश में सेवा में अनवरत एक शहीद व्यक्ति। कौन कहता है कि कलाम शहीद नहीं हुए? मैं कहता हूँ शहीद हुए, क्योंकि वो व्यक्ति अंतिम सांस तक अपने देश की सेवा कर रहा था। अंतिम सांस तक वो बच्चों के बीच में बोल रहा था, वो बच्चों के बीच में अपने लेक्चर दे रहा था। सोचिए उस समय जो है वो व्यक्ति 6:35 PM में 6:35 में वो व्यक्ति ज़मीन पे गिर पड़ता है और तुरंत तत्काल प्रभाव से आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर लगभग 7:45 में ये डिक्लेयर कर देते हैं कि डॉक्टर कलाम अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन हमारे विचार, उनके विचार जो हैं वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और आज उन्हीं विचारों को अमर रखने के लिए, उनको अमर रखने के लिए
क्योंकि उनकी कोई पीढ़ी नहीं थी, उनकी बस एक ही पीढ़ी थी। दरअसल महान व्यक्तियों का कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई बेटा बेटी नहीं होती है। महान व्यक्तियों का पूरा देश ही परिवार के समान होता है। वो आपने श्लोक सुना भी तो होगा, उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम अयम निजा पर्वेति गणना लतु लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। यानी कि महान हृदय वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही धरा के परिवार के समान होती है। यही थे हमारे कलाम। फिलहाल कलाम का जैसे ही डेथ होती है, वो शहीद होते हैं, तुरंत जो है पूरी दुनिया में, पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ पड़ती है और भारत सरकार 7 दिन का राजकीय शोक का अनाउंस कर देती है। उनकी जो डेथ बॉडी थी वो रामेश्वरम ले जाई जाती है, जहाँ पे 3.5 लाख लोग आते हैं और उनको आखिरी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। मेमोरियल उनका बनाया जाता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा 2017 में। जिस आइलैंड पे वो रहते थे उसका नाम था पेई कुरुम्बू, जहाँ पे जो है उनका मेमोरियल आज भी बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने उसकी स्थापना की और उनके जो डेथ हुई थी तब कई सारे नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। किसी ने उनको ग्लोबल लीडर कहा, किसी ने उनको यंग जनरेशन का इंस्पिरेशन कहा और किसी ने उनको ह्यूमनिस्ट कहा, किसी ने उनको फिलोसफर कहा, किसी ने उनको मोटिवेटर कहा, किसी ने उनको गाइडर कहा। तो जिसको जिस तरीके से, जिसने जिसको जिस रूप में कलाम को देखा, जैसे पाया, उसने उसी रूप में उनको पहचाना। ये थे हमारे कलाम। फिलहाल कहानी मैं अभी नहीं ख़त्म करूँगा, क्योंकि कलाम जो है उनके विचारों को अभी पढ़ना बाकी है। उनके विचारों को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक कलाम के बारे में पढ़े फ़ायदा ही क्या। उनके विचारों को समझिए। उनकी अगर पर्सनल ज़िंदगी की बात की जाए तो कलाम जो है सुबह 7 बजे 6 बजे उठते थे और रात को 2 बजे सोते थे। उनके पास बीड़ा थी, गीता थी, कुरान थी और वो जो है बीड़ा बजाना पसंद करते थे। उनके पास 3-4 जोड़ी मुश्किल से पैंट शर्ट थी, शायद 6 जोड़ी उनके पास पैंट थी और शायद 3 जोड़ी शर्ट थी, जो उसमें से कुछ उनकी शर्ट पैंट जो है DRDO के द्वारा दी गई थी। इतना सादा व्यक्ति कैसे इस दुनिया पे रहता होगा, मैं तो विश्वास ही नहीं करता हूँ। फिलहाल धर्म के मामले में मैं उनकी अभिरुचि आपको बता ही चुका हूँ। धर्म के बारे में वो एक बात और कहते हैं कि महान लोग के लिए धर्म दोस्त महान लोग के लिए धर्म जो है वो एक दोस्त बनाने का साधन है, फ्रेंड बनाने का साधन है धर्म। लेकिन एक कमज़ोर, एक छोटे व्यक्ति के लिए जो धर्म है वो एक लड़ने का साधन है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर कलाम। ये कलाम कह रहे हैं। तो ये उनकी बात है। हालांकि जो डॉक्टर कलाम की अगर हम बात करें कि डॉक्टर कलाम ने कौन कौन सी लिटरेचर लिखे होंगे, तो डॉक्टर कलाम ने जो है कई सारे लिटरेचर लिखे, जिनमें से उनका इंडिया 2020 यानी कि इंडिया भारत 2020, ये उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने लिखा था इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। यानी कि एक भारत का, जो कलाम से एक बार किसी ने पूछा था कि इस भारत की ताकत क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की ताकत है हमारा युवा। उनसे पूछा कि हमारे देश की कमजोरी क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे देश की कमजोरी है, हमारा देश अगर बिना लक्ष्य के चल रहा है तो हमारे देश की कमजोरी है। इस भारत को एक लक्ष्य देने के लिए कलाम ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया 2020 यानी कि 2020। उसमें क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि इंडिया को हमें नॉलेज का सुपर पावर बनाना है। इंडिया को एक नॉलेज सुपर पावर, विश्व गुरु बनना देखना चाहते थे डॉक्टर कलाम। और वो भारत को एक न्यूक्लियर पावर भी देखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमें यदि दुनिया में अपने आप को सशक्त साबित करना है तो आज हमें शस्त्र दिखा के रहना पड़ेगा, वरना कोई भी आएगा और चला जाएगा। वो समझते थे इस दुनिया में उभरते हुए टेक्नोलॉजी को, वो जानते थे कि आज हमें न्यूक्लियर पावर की और भी ज़्यादा गंभीर समस्या और गंभीर ज़रूरत है। तो उसमें जो है उन्होंने उनकी अपनी किताब थी जो मैंने आपकी बता दी। दूसरी उनकी किताब है इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स जो उनकी किताब है वो 2002 में लिखी गई थी। प्रज्वलित दिमाग, इग्नाइटेड, सही बात मैं कह रहा हूँ। दरअसल आप लोग पढ़ते हो, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, समझने से होता है, समझ से होता है। मैं हमेशा कहता हूँ एक व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन समझदार जरूर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। फिलहाल इन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम है, जिस पे मैंने पूरा वीडियो बना डाला है, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि की उड़ान। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने स्वयं के द्वारा ही लिखी। ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। हालांकि इनकी कई सारी बायोग्राफी हैं जो अदर के द्वारा लिखी गई हैं, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। उनको आप विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर कलाम ने आज तक, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से अभी तक वीडियो में बताया, कि इन्होंने कभी भी PhD तो की नहीं है, तो इनके पास डॉक्टर नाम कहाँ से लग जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया में जहाँ जहाँ भी गए
इनको वहाँ की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर की उपाधि दी। जी हाँ, यानी कि ये कम से कम 40 यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे इनको 7 ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधियाँ मिली डॉक्टर कलाम को। कितनी बड़ी बात है, एक व्यक्ति को 40 यूनिवर्सिटी बुलाती हैं और उसमें से 7 ऑनरेरी जो है डॉक्टरेट की उपाधियाँ दी जाती हैं डॉक्टर कलाम को। कोई ये नहीं कह सकता कि आप पढ़े लिखे नहीं, यानी कि आपकी योग्यता इतनी होनी चाहिए, कोई ये ना कहे कि आप जो है डॉक्टर, आपका नाम सही है कि गलत है। जैसे डॉक्टर कलाम आज तक पीएचडी नहीं की, लेकिन किसी की मजाल नहीं कोई पूछ दे कि डॉक्टर की उपाधि आपको कहाँ से मिली, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो यही तो चीज़ होती है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को हमेशा सर्वथा ऊपर ही दर्जा मिलता है एक ना पढ़े लिखे व्यक्ति से। वहीं पे अगर अवार्ड की बात की जाए, हालांकि डॉक्टर कलाम को जो अवार्ड मिले उनमें उनका दुख भी झलकता है कि काश उनके पिताजी होते, काफ़ी कितने खुश होते और वो जो है मिठाइयाँ बांटते, सिवैयाँ बनाते, बट शायद वो अवार्ड से पहले जा चुके थे। जैसा कि मैंने आपको बताया 1976 में इनकी पिता माता का इंतकाल लगभग हो गया था। इनको पद्म भूषण मिलता है, पद्म भूषण 1981 में। इनको पद्म विभूषण मिलता है, पद्म विभूषण 1990 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसरो और डीआरडीओ के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया। इनको भारत रत्न मिलता है 1997 में। तो ये थे हमारी एक महत्वपूर्ण डॉक्टर कलाम की कहानी। एक महान साइंटिस्ट, एक महान ह्यूमनिस्ट, जिन्होंने जो है हमारे देश को इतनी सुपर पावर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनके सिद्धांत, जिनकी बातें, जिनके विचार आज भी हमारे जहनों में चलते हैं। आज जब कभी भी हम थॉट की बात करते हैं तो डॉक्टर कलाम के थॉट की, अगर उनके विचारों की बात ना करें तो डॉक्टर कलाम अधूरे हैं। आज का युवा जो पीढ़ी है वो समझना चाहती है कि डॉक्टर कलाम क्या सोचते थे, वो क्या इंडिया को बनाना चाहते थे। आज की युवा पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए अंत में मैं वीडियो में आपको डॉक्टर कलाम के कुछ विचारों को बताना चाहूँगा, तो ज़रा आप सुनिएगा। तो दोस्तों, अगर हम कलाम के विचारों की बात करें तो कलाम का पहला विचार था कि सपने वो नहीं होते जो खुली आंखों से देखे जाएं, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। ये कितना मोटिवेटर विचार है एक व्यक्ति का। एक युवा को समझना चाहिए कि सपने सिर्फ खुली आंखों से देखने से कुछ नहीं होता है, या बंद आंखों से सपने देखने से कुछ नहीं होता है। सपने वो होते हैं जिसके लिए आप तत्पर रहो, हमेशा मेहनत करने को, आपको नींद दिन रात का कोई असर ना पड़े, तो उसको कहते हैं कि उसे सपने हम कहते हैं। यानी कि सपने यदि आपको देखना है तो सपने ऐसे देखो कि आपको नींद ही आना बंद कर दे, ये कहते हैं डॉक्टर कलाम। तो यानी कि ये इनका विचार कैसे बना होगा? इनका विचार इसीलिए बना है क्योंकि वो बचपन से ही मेहनती थे, इसीलिए उनका विचार ये बना है। और उनके साथ इतने सारे, चूँकि अब अगर आपने 1 घंटे का पूरा वीडियो देखा है तो अब आप समझोगे कि उनके विचार जो है वो पहले से ही बन चुके होंगे। उनके आसपास के जो व्यक्ति हैं वही उनके विचारों का निर्माण कर रहे हैं, अगर आपने 1 घंटे का वीडियो देखा होगा तो। दूसरा इनका विचार था, इंतज़ार करने वाले को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। सही बात है, आप हमेशा यही इंतज़ार करोगे कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। हो सकता है किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा, तो किस्मत पे भरोसा ना करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो, कुंडली राशियाँ देखना बंद कर दो। ये डॉक्टर कलाम का कहना था। वो ढोंग आडंबर के विरुद्ध थे। ठीक है। तीसरा उनका विचार था कि क्रिएशन, नॉलेज, हार्डवेयर एंड परसिवरेंस। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप दुनिया में सफल होना चाहते हो तो सिर्फ 4 फार्मूले को फॉलो करो। कौन से 4 सूत्र हैं वो? पहला सूत्र है कि एक आपका लक्ष्य ग्रेट होना चाहिए। जैसे आज के मैं युवा को देखता हूँ, कितना घटिया लक्ष्य, इतना छोटा लक्ष्य कि 2-4-500 रुपये कमा लूँ, 1000 रुपये, 2000 करोड़, लाख, 2 लाख। वो कहते हैं एक महान लक्ष्य होना चाहिए, ग्रेट एम। और इस ग्रेट एम के लिए जितनी भी नॉलेज इकट्ठी करनी पड़े वो सारी नॉलेज को इकट्ठा करिए। तीसरा, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा हो हार्ड वर्क कीजिए। चौथा, और धैर्य रखिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य, क्योंकि इस दुनिया में आज तक जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वो अपनी धैर्य की वजह से हुए हैं। कईयों को धैर्य ही नहीं होता है। तो धैर्य रखना एक बड़ी निशानी होती है एक धैर्यशाली व्यक्ति की, जो आपको एक महान, एक पावरफुल व्यक्ति बनाती है, मेंटली स्ट्रांग। धैर्य जो है वो एक मेंटली स्ट्रांग दिमाग का परिचय देता है। ये कमज़ोरों की निशानियाँ नहीं है। दया, क्षमा, ये कमज़ोर व्यक्तियों की निशानियाँ नहीं है। धैर्य कमज़ोरों की निशानियाँ नहीं है, ये पावरफुल व्यक्ति को निशानियाँ होती हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं एक लास्ट बेंचर था
इसीलिए जो है एक दुनिया का सबसे लास्ट बेंचर जो होता है वो भी एक अच्छा दिमाग हो सकता है। अब लास्ट बेंचर को क्रिटिसाइज मत कीजिए। ये डॉक्टर कलाम कहते थे, क्योंकि वो कई बार जो है क्लास में पीछे बैठ जाया करते थे। जैसे हम ही आप में से कई लोग जो होंगे, उनका वर्क अगर कंप्लीट नहीं होता तो पीछे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर कलाम भी इन्हीं में से एक थे। अगर अगला उनका विचार ये है, अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना सीखो। क्या गजब का विचार है उनका। ये कितना मतलब, ये युवा पीढ़ियों को इनके विचारों को समझना चाहिए, इनके विचारों को सुनना चाहिए कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना भी तो सीखो। आपका जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही ज़्यादा आपको तपना पड़ेगा, समझे। अगर आप चपरासी बन जाओ तो कोई स्ट्रगल नहीं है, प्रधानमंत्री बनने में स्ट्रगल है। तो ये आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या चूज़ करना है। यदि महान बनना है तो महान लक्ष्य भी बनाइए, और महान लक्ष्य के लिए महान मेहनत कीजिए, महान ज्ञान समेटिए और महान धैर्य रखिए। ये कहते हैं डॉक्टर कलाम कि सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह पहले जलना सीख लो, तैयार रहो, बी रेडी फॉर द बर्न, जलने के लिए। अगला क्या कहते हैं, अगला वो कहते हैं कि नींद और निंद्रा पे जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम लोगों की यही तो कमजोरी है कि हम लोग नींद बहुत, सोते बहुत हैं, और जरा सी हमारी किसी ने आलोचना कर दी तो हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारी आलोचना कैसे कर दी। अरे व्यक्ति हो, आपको आलोचना होंगी, बल्कि आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है मुझे ही 2-4 लोग यहाँ पे गाली गलौज करके कमेंट में चले जाएं। तो यदि आप काम करोगे तो आलोचना होगी। गीता में भी यही कहा गया है कि जिस व्यक्ति की आलोचना होती है उसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति काम कर रहा है। निकम्मों की कभी आलोचना नहीं होती है, ये डॉक्टर कलाम कह रहे हैं। फिर वो आगे क्या कहते हैं, उनका अगला विचार है कल्पनाओं को ब्रेक करो। वो कहते हैं कि अपनी कल्पनाओं के और आगे जाओ, कल्पनाओं, इमेजिन करो, इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन पर ध्यान देते हैं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों को इमेजिन करवाए, कल्पना करवाए, उनके मन में फ़ोटो बनवाए, ताकि उसको बच्चों को जो है वो चीज़ ज़्यादा समझ में आए। वो उनकी ये जो विचार है उनका उनकी टीचरपन के कारण ही बना है, उनके शिक्षक के कारण ही बना है ये विचार। क्योंकि टीचर ही जो होता है वो कल्पना करवाता है। वो कहते हैं कल्पना करना सीखिए, समझ रहे हो। आई कैन रिलेट। पक्षी मुसीबत, मानव मुसीबत। यानी कि यदि आपके देश में पक्षियों पे मुसीबत आती है तो ध्यान रखिएगा कि मानवों पे भी मुसीबत बहुत जल्द आने वाली है। जी हाँ, ये कलाम जी की बात मेरे दिल को छू जाती है, मैं इस बात को मानता हूँ। यदि एक देश में पक्षी अगर स्वस्थ नहीं है, पक्षियों के ऊपर आफत है, तो समझ लीजिए कि आगे चल के उन इंसानों के ऊपर भी जो है आफत आने वाली है। इसलिए पक्षी को हमेशा खुश रखिए। पक्षी अच्छे रहेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे इंसानों के ऊपर कुछ नहीं आएगा। जब भी पक्षी खतरे में पड़ेगा समझ लीजिए इंसान खतरे में पड़ जाएगा। अपमानित करके किसी से नतीजा नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी को बहुत बुराई भी कर देंगे, क्रिटिसाइज भी कर देंगे, और ये भी चाहेंगे कि वो हमारा काम भी कर दे। तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप किसी व्यक्ति से काम कराना चाहते हो तो उसका बुराई करना, क्रिटिसाइज करना और अपमानित करना उसको बंद कर दीजिए। अगर आप इस लीडरशिप के साथ अगर आप काम करते हो तो व्यक्ति आपको बेहतरीन काम करके देगा। ये डॉक्टर कलाम ने हो सकता है अपनी ज़िंदगी में कभी झेला हो, क्योंकि उनका बहुत लंबा स्ट्रगल है। हो सकता है कहीं पे उनके विचार बन गए हों। तो ये चीज़ जो है एक लीडर को समझना चाहिए कि ये आप घटिया चीज़ें मत कीजिए। आप यदि किसी को सम्मान देना चाहते हो तो ईमानदारी से दीजिए, चाहे भले ही उसको निकाल दीजिए, बट ये काम मत कीजिए, किसी को अपमानित मत कीजिए, तभी वो आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। उनका अगला विचार ये है जो उनके पिताजी से मिला है उनको। अगर आपको याद हो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था उनके पिताजी ही उनको विचार दे रहे थे। वो विचार क्या है, अपने काम का विश्लेषण करो और अगला दिन को प्लान करो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आपने जो भी किया है उस पर पहले विचार करो कि आपने क्या किया है, उस पर एनालिसिस करो, विश्लेषण करो और फिर उस पर सुधार करो एंड आगे बढ़ो, फिर इतिहास को भूल जाओ, अगले दिन की प्लानिंग करो। ये डॉक्टर कलाम कहते हैं। और वो कहते हैं कि हर दिन एक नया है, एवरी डे इज न्यू। हर दिन को एक नए रूप से लो, जो चला गया उस पर विचार मत करो, हर दिन एक नया है, पुराने से सीखो और आगे बढ़ो। तो ये जो है वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें